2 दिन का स्टार शेयर इन्फोसिस, एक दिन स्टार बेयर्स के लिए था, एक दिन बुल्स के लिए। अब स्टार तो दोनों के लिए, लेकिन इसमें कल एक बड़ा अपडेट था। वो अपडेट ये था कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की, उसमें कुछ बातें कहीं, लेकिन एक जो खबर आई वो ये है कि 300 बिलियन के एआई में कंपनी ऑर्डर टारगेट कर रही है, $300 बिलियन के। तो एक अच्छा खासा साइज ये कंपनी टारगेट कर रही है कि इनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू एआई में मिल जाएगा। अब इस पर एक मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि भाई हम बुलिश हैं, और उन्होंने 33% रिटर्न तक के टारगेट भी दे दिए हैं। उनका कहना है कि एंथ्रोपिक, कोग्निशन, कर्सर, इन सभी से कंपनी ने जो एआई के करार किए हैं, ये कंपनी के लिए नियर टू मिड टर्म में पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन काउंटर आज नेगेटिव हो गया। रचित भाई, कोई खास वजह इस काउंटर में? आज का सेंटीमेंट, मैं ठीक है आप लॉन्ग टर्म थोड़ा नेगेटिव हैं, लेकिन मैं आज के सेंटीमेंट को लेकर पूछ रहा हूं, आज का सेंटीमेंट क्यों बिगड़ गया? सर देखिए, एक्चुअल में जिस तरीके से रनअप ये ऑलरेडी कर चुका था, 2 दिन में जो पार्टिसिपेशन आपने देखा, उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी था। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि सिचुएशन इंप्रूव होगी और सब कुछ होगा, इट इज टू अर्ली टू से, टू अर्ली टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता कि एग्रेसिव स्टांस अभी हमको यहाँ पे रखना चाहिए, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आज प्रॉफिट टेकिंग है, जब भी आपको मौका मिले हायर साइड पे एग्जिट पोजीशन जरूर अपने ध्यान में रखते हुए ही चलना चाहिए। तो इन्फोसिस में ठीक है। चलिए, रचित भाई आ गए हैं पूरी तरह से, और मैं उनको भी ये मैसेज ही डाला था कि रचित भाई रील लॉग इन कर लेना। रचित भाई, ये मैसेज नल एंड वॉइड हो गया। आपको मैंने मैसेज डाला था, अभी आप मैसेज पढ़े? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं लगा हुआ था। देख, मैं लगा हुआ था सर, क्योंकि मुझे ये चीज पता थी कि आज अगर मैं प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाया तो मैं ग्रिल जरूर किया जाऊंगा। चाहे ऑफ एयर ही ग्रिल किया जाऊं, आपका फोन जरूर आएगा, क्या बकवास लगा रखी है, किस तरीके से सारे काम कर रहे हो। तो मैं कोशिश में अरे लगा नहीं, हुआ था जैसे भी करके और वापस आ जाऊं। वो थोड़ा वेदर ऐसा है सर, अब मैं क्या करूं उसमें, रचित भाई उसके लिए आप मैं मुझे माफी बदनाम चाहूंगा। ज़्यादा करते हो, मैंने बट कभी आपको किया है ऐसा? नहीं नहीं सर, आपने तो मुझे ऑन एयर ग्रिल किया है, क्या बात कर रहे हैं आप भूल मैंने जाते हैं। ऑन एयर कब मैं ग्रिल कर दिया, बहुत मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं डरता क्यों, क्योंकि जब मैं बहुत इनिशियल डेज थे ना, और उस टाइम पे कई कई बार ऐसा होता था कि आप कोई व्यू पॉइंट दे रहे हो और उससे मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू आ जाता था। एंड ऑफ कोर्स आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी अपना सिर्फ इस व्यू शो में पॉइंट आप दूसरी थोपना नहीं साइड बैठे चाहता। हुए हैं। और देखिए, थोपने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो कॉन्ट्रा व्यू आता था ना, कई बार मैं इतना डिफेंसिव हो जाता था कि हाँ बोल तो सही रहे, अभी मैं चुपचाप होके बैठ जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। तो वो बोलते हैं ना, इनिशियल डेज की जो एक डर है वो बिल्कुल बरकरार है। तो नहीं मैं नहीं बहुत ज्यादा नहीं सर, मुझे अलग व्यू। मुझे अच्छा लगता है जब कोई हमारे गेस्ट जब बात करते हैं और अगर उनका कॉन्ट्रा व्यू होता है, तो फिर मेरे अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनके व्यू को लेकर, भाई या तो उनका व्यू ठीक निकलेगा या मेरा व्यू ठीक निकलेगा। तो अगर कॉन्ट्रा क्वेश्चन है तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, और अगर मेरे कुछ क्वेश्चन से वो आंसर नहीं कर पा रहे तो वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उससे एक दर्शकों का ही फायदा है। अगर उस कंस्ट्रक्टिव टॉक से दर्शकों का फायदा, उनको एटलीस्ट व्यू मिलना जरूरी है कि हमें क्या करना है, जैसे जैसे एक इन्फोसिस बार में। मुझे क्लियर केस ध्यान है सर, ओला इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, अराउंड 56-60 रुपीज पे चल रहा था, और मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद जिस तरीके से ग्रिल हुआ मैं, और उसके बाद वो ऊपर भी गया, तो मैं ऑर्डर गया कि ये तो मैं क्या बुलाया, और विवेक सर सही बोल रहे थे, ये तो ऊपर जाने लग गया। वो तो गनीमत है कि भावेश अग्रवाल साहब अपनी प्रैक्टिसेस के साथ मेंटेन रहे, तो वो नीचे आ गया, वरना हाँ वो ऊपर ही जाने वाला नहीं था नहीं नहीं, फिर। मेरा उस समय एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो आपके लिए नहीं था। हुआ क्या था कि हमारे पास एक दूसरे गेस्ट आते हैं, उन्होंने उस पर एक थोड़ी मिड टर्म कॉल दी थी, और 56 रुपये के आसपास, और उन्होंने नहीं, उन्होंने 42 रुपये के आसपास कॉल दी थी, और उन्होंने बोला था कि ये 70-75 रुपये तक जाएगा। तो उन्होंने जो तर्क दिए थे वो उनके तर्क से भी मैं प्रभावित था। अब आपने अपने तर्क दिए, अब मैं असमंजस में कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मेरा शो देख रहे हैं, वो एक बोलेंगे कि एक एनालिस्ट आपके यहाँ पर बाय बोलते हैं, दूसरे एनालिस्ट सेल बोलते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं उस सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करता हूँ कि एक राय रहे, और अगर फंसना भी है किसी को, या किसी को लेना है नहीं लेना है, नहीं लेना भी एक फंसने के बराबर है, और लेने के बाद शेयर नीचे आना ना, वो भी फंसने के बराबर है। तो दोनों क्लैरिटी रहे कि क्या एक्चुअल में करना क्या है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। ग्रिल पॉइंट नहीं है सर। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं थोड़ा सा
बात करना चाहूँगा एलजी इंडिया पर। सर, एलजी इंडिया में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि 1750 रुपये का टारगेट है, और उसमें जो उन्होंने लॉजिक बताया वो ये बताया कि FY30 तक सेक्टर की ग्रोथ जो होगी वो करीब डबल डिजिट में रहेगी, 10.2% पर एनम। अभी तक ये करीब 8 सवा 8% रहती थी सेक्टर की ग्रोथ। अब वो कह रहे हैं कि सेक्टर की ग्रोथ तो 10.2% रहेगी, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ जो उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं FY25 से 28 तक के, उसमें वो कह रहे हैं कि 15% एनुअल एलजी की ग्रोथ रहेगी, क्योंकि ये डोमिनेंट प्लेयर है। और उन्होंने और भी रीजंस दिए हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बहुत अच्छा है। इस तरह की कुछ उन्होंने बातें कही हैं। हालांकि एलजी के जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो थोड़े वीक थे, जिसकी वजह से काउंटर पिटा भी था रिजल्ट्स के अगले दिन। सर, आपको क्या लग रहा है, इस बार का गर्मी का सीजन इन वाइट गुड्स कंपनियों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, और एलजी पर आपका खास टेक? देखिए विवेक सर, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और ये डर मैंने शेयर भी किया था कि अगर ये सिल्वर प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस इसी तरीके से रही तो हम कहाँ जाके रुकेंगे। इनके मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और पास ऑन नहीं कर पाएंगे, और अगर पास ऑन करने पे उतर आए तो सेल्स डिप हो जाएंगी। क्योंकि आज भी हम देखें ना, ये थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब मैंने क्लियर केस ये भी बोला था कि आज आप मान लीजिए आपका फ्रिज पुराना हो गया और उसमें 6-7 हजार 8 हजार रिपेयर कॉस्ट आ रही है, तो आप बोलते हैं नो कॉस्ट EMI 30-35 हजार रुपए का मैं फ्रिज ही ले आता हूँ, इसको क्यों रिपेयर कराता हूँ। एंड दैट इज द वे वी प्रोपेल द सेल्स। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरा कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ था, बट थैंक यू, ऊपर वाले ने थोड़ी सी सुन ली। सिल्वर और ये सारे के सारे अब जितने भी मेटल हैं ये कूल ऑफ कर रहे हैं, फर्दर कूल ऑफ भी करते हुए दिखेंगे, तो वो एक जो प्रेशर था वो खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं एलजी पे। देखिए एलजी जिस तरीके से पोजिशनड है, विवेक सर, वी ऑल नो इट। कुछ लोग बोलते हैं वी डोंट लाइक द ब्रांड, यू लाइक इट यू डोंट। आपको हर घर में एलजी का एक ना एक इक्विपमेंट जरूर देखने को मिलेगा, इंडिस्पेंसिबल ब्रांड है। आस्क मी पर्सनली, मैं थोड़ा सा ओ जनरल और ऐसे टाइप वाला आदमी हूँ जो बोलता है एक बार ले लो, 20-25 साल खींचना है हमको। बट हमारे घर में भी एलजी के इक्विपमेंट्स हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस मार्केट के अंदर। डेफिनेटली आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। मैं समझ रहा हूं अभी जो हमारा समर सीजन आएगा वो वहां से आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसके बाद ग्रेजुअली, क्योंकि इस बार कुछ टाइम से हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में डिमांड एक्सेलरेट और ज्यादा होती हुई दिखती है, ग्रेजुअली वो भी होती हुई दिखेगी। एलजी अब ऐसा देखने को लग रहा है कि पेन पॉइंट फाइनली ओवर होता हुआ दिख गया है इसका। 1480 के ऊपर मेंटेन करता है ये लेवल्स, ये जो अभी आपने रिपोर्ट बोली ये इसका 52 वीक हाई का ही आसपास के लेवल्स बता रहे हैं। वो लेवल्स भी हिट होंगे, उसके बाद हायर साइड भी आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। और बाकी कोई वाइट गुड्स की कंपनी जो आपकी रडार पर हो? देखिए मैं अब जो आपने भी नोटिस किया होगा वेग सर, जिस तरीके से वोल्टास मूव कर रहा है बहुत हम्म। टाइम बाद, इसका भी अंडर परफॉर्मेंस था। वोल्टास अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 1680 1700 के लेवल्स भी दिखाने को एक बार ये मौका दे सकता है। उसके साथ साथ वर्लपूल इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी उससे दूरी बना के रखेंगे। ब्लू स्टार पे भी हम नजर बना के रख सकते हैं। ब्लू स्टार जिस तरीके से पोजीशनड है, इसने भी एक मूवमेंट किया है, अभी मैं समझता हूँ कंटिन्यूड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 2300 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। ठीक है। एक काउंटर एसबीआई पे रचित भाई, एक इन्वेस्टर मीट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उनका नोटिफिकेशन आया एक्सचेंज पे, और ये 23 और 24 तारीख को रहेगी। एसबीआई एक अच्छा काउंटर रहा है, चलने वाला रहा है। इन्वेस्टर मीट से सेंटीमेंट तो नहीं बिगड़ेगा, या सेंटीमेंट और सुधर जाएगा? मतलब कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये कहना 3 दिन 4 दिन पहले कि क्या होगा मीटिंग में, वो तो मतलब बहुत ही वेग सी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का सेंटीमेंट एसबीआई के साथ अभी तक रहा है, उससे क्या लगता है कि मतलब एसबीआई एक लेने वाला काउंटर है, या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाला काउंटर है? देखिए विवेक सर, इन रियल टर्म्स पीएसयू स्पेस में आपने भी नोटिस किया होगा, हम पिछले 8-10 महीने से अपना कवरेज लेके बैठे हुए थे। स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट आया और बुलिश हम हैं। स्टेट बैंक में अभी भी बुलिश हम, मगर
यहाँ एक कॉज ऑफ कंसर्न बन रहा है। कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, वैल्यूएशन टर्म्स में अब थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। मतलब आप ये देखें कि अगर बाकी पीएसयू बैंकिंग स्पेस हम देखेंगे ना, 6 to 8% पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, ये 14 पे पहुंच गया है। एक बहुत अच्छा रन अप दिया है। हाँ, इस इन्वेस्टर मीट से आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा और सारी चीजें होंगी, बट यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग ही है जो हम एडवाइस करेंगे। और अगर आपको इसमें वापस पोजीशन बनानी है, कभी भी कूल ऑफ करे 1080 से 1120 की रेंज में आता है, वहां पे धीरे धीरे करके हम पोजीशन बनाएंगे। फ्रेश पोजीशन नहीं, प्रॉफिट टेकिंग ही एडवाइजेबल होगा। एक काउंटर सर, सिंजिन इंटरनेशनल, जहां पर कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने इसमें कल 2.6% स्टेक उठाया। अब उनका हिस्सा 5.08% बढ़कर हो गया। कंपनी का अगर देखो, निप्पॉन लाइफ का इस कंपनी में लगातार उन्होंने स्टेक बाय करते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे वो उन्होंने स्टेक बढ़ाया ही है। तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक बढ़ाता जाता है, यानी कि उसको स्टेबिलिटी दिख रही है, वो ग्रेजुअल वे में एसआईपी वे में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। सर, सिंजिन को कैसे देख रहे हो आप? देखिए सर, अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। दो स्टेक वो अपना इंक्रीज कर रहे हैं, बट नंबर्स सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं। आप देखें, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो भी वीक ही दिख रहे हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग तो कंप्लीट स्टे वे रहेगा, डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल आता हुआ दिखेगा नहीं। और भी फंडामेंटल फैक्टर्स आप देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू और जिस तरीके से प्रमोटर होल्डिंग, ये हो सकता है प्रमोटर होल्डिंग ही ट्रांसफर हो रही हो उनके पास। तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ। स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। ईज माई ट्रिप सर, इस काउंटर पर बताइए, क्योंकि इसमें परसों एक जंप देखने के लिए मिला करीब 20% का, फिर कल 20% का अपर सर्किट, आज भी करीब 5-10% चला है। हालांकि बहुत पैनी स्टॉक टाइप का बन चुका है ये, 6-7 रुपये से अब 10 रुपये तक पहुंचा है किसी तरह से। लेकिन इसमें खबर है, अर्थकुंभ वेंचर्स ने कंपनी के कल करीब 4 करोड़ शेयर खरीदे हैं, 9 रुपये 41 पैसे के भाव पर। अब ये अर्थकुंभ की तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में कुछ पता लगे, लेकिन मुझे ज़्यादा मिला नहीं, टाइम भी नहीं था। लेकिन राशिद भाई ये बताएं, कोई इन्वेस्टर अगर 4 करोड़ शेयर करीब खरीद रहा है, 36-37 करोड़ रुपए लगा रहा है अपने, तो और वो भी 9 रुपये 41 पैसे पर, कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे वो इस क्वार्टर में रिलेटिवली थोड़े बेटर थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में तो लॉस दिया था, सितंबर क्वार्टर में। हालांकि अगर उसको आप ध्यान से पढ़ोगे सितंबर क्वार्टर में, तो उनका 36 करोड़ का लॉस था, जिसमें करीब 33 करोड़ रुपए की अदर इनकम नेगेटिव थी। तो वो थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शनल आइटम रहे होंगे जिसकी वजह से अदर इनकम या एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस हो गया। इस क्वार्टर में भी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, केवल 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन चीज़ यही है कि कंपनी का रेवेन्यू इंटैक्ट है, करीब 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है। आप बताओ सर, आप कैसे देखते हो इस कंपनी को? सर देखिए, अगेन बात वहां पे आ जाती है, जब भी हम कोई स्टॉक की बात करते हैं, मैं यूजुअली प्रमोटर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात करता हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स ही हैं, जो मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को चलाता है। ये डील्स हमें होती हुई देखने को मिलती रहती है, बट मुझे पिती साहब से प्रॉब्लम यही है कि पहले भी उन्होंने एक चीज़ करी थी, यहाँ से फंड अपना निकाल के और फिर अलग अलग सेक्टर्स में ये जा रहे थे। अभी इनका एक फंड रेजिंग प्लान भी बात हो रही है कि 500 करोड़ में ये होटल इंडस्ट्री में अब अपना एक डाइवर्जेंस देंगे। टू मेनी मिक्स थिंग्स पुटिंग एंड कमिंग टुगेदर, मेरे को एक क्लियर कंसेंसस नहीं दिख रहा है। ये जो स्टॉक बाइंग हुई है, प्रॉब्ली दे नो समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। बट जिस तरीके से मैं एक क्लीन जेन रिसर्च के साथ बैठता हूँ, मुझे इज माई ट्रिप से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है। एक मूवमेंट जरूर देखने को मिला है, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें तो बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट है। और ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू होता हुआ भी दिख सकता है, मतलब प्रैक्टिकली टू माय सरप्राइज, क्योंकि जब 2 दिन पहले भी इसने एक मूवमेंट किया था, आई वाज क्लियर आप इसमें से निकल जाएं। टू माय सरप्राइज ये आपको 11.5 रुपए तक पे तो जाता हुआ दिख सकता है, बट क्या ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल बनेगी? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे क्लियर कंसेंसस जब प्रमोटर साइड से नहीं मिलते, मैं उस कंपनी में बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देख पाता। चलो, आपने प्रमोटर की बात की है तो प्रमोटर की ही बात करते हैं। कुछ कंपनियों के शेयर कल प्रमोटर्स ने उठाए, उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। फिर देखते हैं कि कौन कौन से शेयर आपको पसंद है उनमें से। तो जरा पीसीआर टीम एक बार वो लिस्ट दिखा दीजिए रचित जी को और मुझे भी। मैं पढ़ के सुना देता हूँ दर्शकों के लिए। सोम डिस्टिलरीज़ में देखिए, आपके पसंदीदा शेयरों में
हालांकि प्रमोटर्स ने ज़्यादा नहीं उठाए हैं, 10,000 शेयर उठाए हैं। इतने तो रचित भाई एक टिक में उठा लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। गैलेंट इस्पात 13,300 उठाए हैं और शक्ति पंप के 17,000 शेयर उठाए हैं। हल्के हाथ से एसआईपी कर रहे हैं लग रहा है प्रमोटर। लेकिन रचित भाई, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद हो कि ठीक है ये शेयर उठाने लायक है प्रमोटर्स के साथ? अब फिर सर फंस गया ना, मैं बोलूंगा तो वही है, थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, बट सोम डिस्टिलरी सर, ये मुझे अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। मतलब आप देखें हम्म। एक अच्छा करेक्शन लेकर आया है। और सोम डिस्टिलरीज क्यों अच्छा लग रहा है सर, एक कॉन्फिडेंस क्यों और बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए अभी हमने ब्रूरी बिजनेस में जो यूनाइटेड ब्रूरीज और इन सबका हमने एक रिजल्ट देखा था बियर बिजनेस का। हम्म। वहां पे एक अच्छा डिमांड होता हुआ देखा, 93% स्टेक है इनका। और अब इनका सीजन भी आ रहा है। मैं समझता हूं इन्होंने भी यही सोच समझ के लोअर लेवल्स पे एक निम्बल बाइंग अपनी चालू करी है। इन लेवल्स में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है सोम डिस्टिलरीज। जैसे ही ये मूवमेंट करना चालू करेगा, हल्का सा रेजिस्टेंस देगा 120 लेवल्स पे। 120 लेवल्स के बाद आपको 140 और वापस से पुरानी ग्लोरी 160 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बात कर लेते हैं शक्ति पंप की। शक्ति पंप देखिए सर, एक टाइम पे ब्लू आइट बॉय था, और उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग ना पिछले 3 सालों से हमने डिक्रीज होती हुई देखी थी। अब वापस उनका इंटरेस्ट आ रहा है इन लेवल्स पे। मतलब कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ की देखेंगे ना तो 98.8% सीएजीआर ग्रोथ है। मीडियन सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, और वैल्यूएशन टर्म्स में भी आप देखें करंट वैल्यूएशन पे 21 के पी पे अच्छा लग रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो शक्ति पंप और सोम डिस्टिलरीज ये दो स्टॉक्स होंगे जिन पे आप अपना रेडार अपना फोकस जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो सोम डिस्टिलरीज और शक्ति पंप ये दो काउंटर हैं जो कि रचित भाई को प्रमोटर्स की खरीद और जो बाकी फंडामेंटल देखते हुए वो ठीक लग रहे हैं। रचित भाई, लेकिन एक चीज़ जो कि एफआईज की खरीद है उसका भी मैं एक डेटा पढ़ता हूँ, क्योंकि एफआईज ने बड़ा एक मिक्स्ड ट्रेंड दिखाया हुआ है। कल उन्होंने खरीदारी की 995 करोड़ रुपए की, परसों उन्होंने 972 करोड़ की सेलिंग की। उससे पहले 7,396 करोड़ रुपए की सेलिंग करके चले गए वो फ्राइडे को। फ्राइडे और थर्सडे का मार्केट हमने देखा ही था, खतरनाक मार्केट था। उससे पहले वो लगातार खरीदारी के मोड में दिख रहे थे। मतलब फेब्रवरी मंथ में अगर आप देखोगे तो मेजरली वो बाइंग वाले दिन ज़्यादा थे, सेलिंग वाले दिन कम थे उनके। लेकिन एक दिन सेलिंग का ऐसा आया जिसने कि सारे ही मतलब उनकी बाइंग को ख़त्म कर दिया। हालांकि वो सेलिंग शायद आईटी शेयरों में रही होगी, क्योंकि उन्होंने आईटी शेयर ही फ्राइडे को पिटे थे और आईटी स्टॉक्स में उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। भाई इन टीसीएस में करीब 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 10% एफआईज का स्टेक है ऑलमोस्ट। इसमें इन्फोसिस में करीब 5.5-6 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, और उसमें करीब 30% स्टेक है। तो एक अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं एफआईज। अब उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा निकाला आईटी कंपनियों से, तो एफआईज की फिगर थोड़ी नेगेटिव हो गई। सर, आपको क्या लगता है, एफआईज इंस्टीट्यूशनल काम आप करते हो, एफआईज आने के इच्छुक हैं इंडिया में या नहीं है? सर इसके साथ साथ ना हम लोग बेरिंग्स के बिजनेस में भी हैं। और प्रैक्टिकली जहां हम पोजीशंड हैं जयपुर में ना, वहां पे अब सिचुएशन ऐसी बन गई, इट हैज बिकम अ प्राइम स्ट्रीट ऑफ जयपुर, 01 पिन कोड है। और आसपास ना सुनार है। तो बहुत बार बातें होती हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली सिचुएशन है। बिल्कुल एफआईएस भी ना वहीं पे हैं भी। मेरे को क्लियर केस गोरे वापस आते हुए नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। मैं क्या करूं सर, मेरी खुद की परेशानियां इतनी ज्यादा हो गई। मतलब अब ये आप देखें ना सैकड़ों में, मतलब 10 फरवरी का आप देखिए 70 करोड़ क्या बाइंग हो रही है सर। ये कहीं भी ना एक क्लियर केस नहीं दिखा रहा है कि उनका एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये भी मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट है। कुछ कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए होंगे जिन पे इन्होंने अपना कोई बाइंग इंटरेस्ट जनरेट किया होगा, क्योंकि लेटर हाफ में ना थोड़े से रिजल्ट्स ठीक होते हुए आते हुए दिखे थे। 13 फरवरी वॉज सफिशिएंट इनफ टू एक्सप्लेन कि नहीं अभी वो नहीं आ रहे। और मुझे नहीं लगता जब तक आपकी यूएस ट्रेड डील क्लियरली नहीं हो जाती, जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं खत्म होती, गोरे नहीं आते सर। चलो, तो गोरे तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारे साथ गोरों से बड़े इन्वेस्टर और मार्केट के एक्सपर्ट आ गए हैं। हल्दर साहब आ गए हैं हमारे साथ। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग रचित सर, गुड मॉर्निंग ऑल आवर व्यूअर्स। अब हल्दर साहब देखो, मैंने आपके आते ही इतने सारे कॉम्प्लीमेंट दिए, तो कुछ ऐसा तड़कता भड़कता कुछ बताइए कि मतलब दिल खुश हो जाए। नहीं इंडेक्स सर, लेवल वो पे मैं सुन रहा बताइए, था। शेयर बताइए, जो मर्जी बताइए सर। जी जी जी, देखिए
मैं सुन रहा था रचित सर बोल रहे कि नहीं अब घोड़े नहीं आएंगे। मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। हम्म। एंड मुझे लगता है कि सर घोड़े अभी आएंगे। क्यों आएंगे इसके पीछे हम्म। लॉजिक भी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, ऑलरेडी 24 नवंबर से मार्केट नहीं चल रहा है। हम्म। 25 से 2025 भी ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेस ही रहा है। हम्म। तो इंडिया का अगर हम ओवरऑल देखेंगे, निफ्टी का जो पी चलता है वो 21 22। ओवरऑल हमने देखा कि इंडियन मार्केट ओवरऑल एक एक्सपेंसिव मार्केट ही रहा है। ऐसा नहीं कि सस्ता हो गया फिर से बाइंग आया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी अगर आप निफ्टी का पी देखेंगे ना, वो बेसिकली 22.6 के आसपास है। ओवरऑल निफ्टी 50 कंपनीज का ओवरऑल अगर हम ईपीएस कैलकुलेट करके देखेंगे, ईपीएस अभी ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे 1130 के आसपास। ओवरऑल हम्म। निफ्टी 50 का तो 1130 के आसपास का निफ्टी का ईपीएस है। जीडीपी का ग्रोथ आप मान लीजिए 7% के रेट पे चल रहा है। 7.2 7.8 यही बोला था, हम 7% ही मान लेते तो इसको हम इन्फ्लेशन जो है उसको माइनस करेंगे। ऑलमोस्ट 5.5 5.6% के आसपास का इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी का रिटर्न है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, लास्ट तो 2 4 क्वार्टर से रिजल्ट उतना बढ़िया था नहीं। अब इस लास्ट Q4 में कुछ कंपनीज का बढ़िया रिजल्ट मेरे को लगा। तो ओवरऑल हम यही एक्सपेक्टेशन कर रहे, एटलीस्ट अगर हम 11 से 12 13 14% के आसपास का अगर कंपनीज का ग्रोथ भी अर्निंग भी रहता है, तो एटलीस्ट जो ईपीएस उस टाइम पे हो जाएगा निफ्टी का ओवरऑल 1290 से 1300 के आसपास। इंटू आप करो 22.6, तो 28,600 28,700 निफ्टी का फंडामेंटल टारगेट है। अब अगर हमने देखा कि जो लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस है, उस टाइम पे भी निफ्टी का पी था ऑलमोस्ट 27 28 के आसपास। उसके पहले जब हम डॉट कॉम बूम बबल भी देखे थे, उस टाइम पे भी 30 के आसपास का था। अभी तो 22 के आसपास का पी है। तो ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सपेंसिव है, मार्केट आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और ट्रिगर क्या है सर, ट्रिगर ऑलरेडी यूएस इंडिया डील हो चुका है। देखिए, आप कोई पावर के साथ जा रहे हो, वो आपको पूरा सब आपके हिसाब से डील नहीं होगा। तो यूएस इंडिया हो चुका है, यूरोप के साथ इंडिया का हो चुका है, बजट हो चुका है। आप बजट में डिसअपॉइंटेड, हम लोग तो कुछ एसटीटी मैटर को लेके हुए हैं, कुछ अच्छा भी काम हुआ है। कहीं ना कहीं जितने भी मेजर इवेंट था ना, वो चला गया है। अब अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि बेस केस में 8,000 थोड़ा अगर अच्छा, क्योंकि मार्केट ग्रीड एंड फेयर सेंटीमेंट में थोड़ा अगर अच्छा सेंटीमेंट रहता है, तो आपको 29। एंड थोड़ा और अच्छा सिचुएशन में मिनिमम आपका निफ्टी का टारगेट 30,000 29,500 इसी साल नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर खत्म होने पहले पहले आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा टारगेट है। और आप 2 हफ्ता पहले का जो ब्लैक रॉक का सीईओ है, उनका स्टेटमेंट देखिए कि वो बहुत ही बुलिश है इंडिया में। और हमें पता भी है कि ब्लैक रॉक के साथ जो अभी रिलायंस का वेंचर अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक के पास तो एच एन आई का मतलब कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ब्लैक रॉक अगर इंडियन मार्केट पे अट्रैक्टिव कर रहे हैं, तो हम कौन है सर इंडियन मार्केट को खराब कर बोलने वाला। मेरे को लगता है कि ब्लैक रॉक भी इंडिया में आ रहे हैं। और कल आप मॉर्गन स्टैनली का, जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट देखिए। मैं कल संदीप जी के साथ डेटा के साथ डिस्कशन भी कर रहा था, और जैसे ही दोपहर में डिस्कशन किया, रात में न्यूज आ गया, और मैंने एग्जैक्टली जो पॉइंट बताया सेम पॉइंट है। जेपी मॉर्गन का भी व्यू है कि जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट को मेंटेन किया निफ्टी का 30,000। अकॉर्डिंग दैट अगर ऑल सारा चीजों को मैं देखता हूं, और अगर हम थोड़ा टेक्निकली भी, फंडामेंटल को छोड़ के अगर टेक्निकली भी जाएंगे, अब देखेंगे लास्ट टाइम निफ्टी का जो टॉप था, अगर आप प्लस माइनस करके देखेंगे, एटलीस्ट करेंट जॉनसन 15 16% का भी अगर आप मूव हम कैलकुलेट करके देखते, इजिली 31,000 ऑन द वे। तो बेस लेवल पे भी हम बोलेंगे तो 29,500 30,000 ऑन द वे। मैं पॉजिटिव हूँ निफ्टी पे। और मुझे लगता है कि मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कुछ दिन पहले, जिस दिन कंटिन्यूअसली एफआईआई की तरफ से एक बाइंग मूड हो जाएगा लगातार 7 दिन, मुझे लगता है कि वो सेंटीमेंट ही चेंज होने वाला है। ऑलरेडी हमने 5 दिन देखा बाइंग, चाहे वो छोटा ही अमाउंट हो, उससे उसके बाद हमने 2 दिन देखा नेगेटिव, फिर से बाइंग। कहीं ना कहीं पहले की तरह वो जो टेंशंस है, पहले की तरह वो जो सिचुएशंस है, अभी नहीं है। अब अगर हम देखिए, अगर हम पोर्टफोलियो के बिल्ड करने के बात करेंगे, तो ऑब्वियसली 25,000 में ही करेंगे ना, 25,000 26,000 में करेंगे। 29,000 पे 30,000 पे तो पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे नहीं। तो हमारा अभी जो पीएचडी कैपिटल का एक व्यू है वो पॉजिटिव है। अभी हम पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, न्यू पोर्टफोलियो बना रहे हैं क्लाइंटों के लिए। और अभी हम एक बार एग्जिट करेंगे 30,000 के आसपास एक बार एग्जिट करेंगे। तो मैं बुलिश हूँ, मेरा व्यू पॉजिटिव है। एटलीस्ट जब तक मार्केट जो बजट डे का जो पैनिक लो है ना 24,570 या तो 600 के रेंज पे, आप देखेंगे उस दिन एक पैनिक लो था। उस हम्म। लो के नीचे आने पे थोड़ा नेगेटिव व्यू है। जब तक उसके ऊपर है तब तक मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म।
ऐसे भी मार्केट का नियम है, पैनिक लो जो बनता है ना वो तो पैनिक में बन जाता है, लेकिन अगर रेशनल लो बनता है ना धीरे धीरे धीरे, तो वो समझदार इन्वेस्टर निकल रहे होते हैं। पैनिक वाले दिन तो इरेशनल होता है, मार्जिन किसी का कट गया, ब्रोकर्स ने काट दिया खुद ही उठाकर बिना पूछे, उसको एक बार कॉल किया कि आपका माल काट रहे हैं, पैसा दो नहीं तो कट जाएगा। वो जितनी देर में पैसा जुटाता रह जाता उतनी देर में उसको पता लगता है मैसेज आ गया उसको कि कट गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो पैनिक लो तो ऑफ कोर्स, ये प्रदीप भाई आपने बढ़िया बात बोली। बाकी एक देखो Q4 रिजल्ट्स भी अब ओवर हो गए 14 फरवरी तक, तो वो भी एक ट्रिगर है जो कि मार्केट को थोड़ा सा उसमें मिक्स बैग शायद आईटी को लेकर ज़्यादा कुछ आउटलुक नहीं आया, बैंकिंग को लेकर कुछ बैंक्स के नतीजे अच्छे आए, कुछ के खराब आए, तो वो एक मिक्स बैग रहा। लेकिन अब देखिए यही मज़ा है ना, अब रचित भाई आप बोलोगे कि मैं कॉन्ट्रेरी बात करूंगा, अब आप थोड़ा सी मार्केट पे नेगेटिव थे, हमारे प्रदीप भाई पॉजिटिव है, अब मुझे समझाना है दर्शकों को कि वो करें क्या। सर एक क्लैरिटी और ले आता हूं, अभी हाँ Q4 रिजल्ट्स नहीं आए थे, Q3 के नंबर्स हाँ, आए माफ थे। कीजिएगा Q3 के, हाँ और उसमें क्या है ना सर हाँ कि जो कोर हाँ। निफ्टी मूवर्स हैं, यू टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड ICICI ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग, नॉट टू फॉरगेट। और सर एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब वो है ना, अपने अपने तर्क दे देने चाहिए कि भाई क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपना एक क्लैरिटी रखनी चाहिए। बट हाँ, ये हम नहीं भूल सकते जिस तरीके से ग्लोबल टर्मोइल अभी हमारे चल रहा है, US इंडिया ट्रेड डील के लिए सिर्फ एक वर्बल कंफर्मेशन आया है सर, इट हैज नॉट बीन साइंड। और रशिया वाला जो मैटर है ना, वो अटका हुआ है बहुत लंबा। और US की तरफ से क्लियर बात आ गई कि रशियन ऑयल अगर आपने खरीदना बंद नहीं किया तो हम सिचुएशन वापस से 25% पे लेकर आ जाएंगे। पीयूष गोयल जी कोई क्लियर स्टेटमेंट दे नहीं रहे, ट्रुथ सोशल हमारा शांति से बैठा हुआ है। मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि जितना हम सोच रहे हैं कि चीजें इंप्रूव हो गई हैं, उतनी नहीं हुई है। और रिमेनिंग प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो IT का टर्मोइल है ना, ये अभी खत्म नहीं होता, तो ड्रैग डाउन आपको वहां पे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो मैं सर स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, एक एडिटर्स रिपोर्ट जो हम पढ़ रहे थे, जिन्होंने कहा था कि 2030 तक इट विल बी कंप्लीटली गॉन, आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट। IT इंडेक्स और IT कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत मैसिव पेन अभी हमें देखना बाकी है। तो जस्ट अ व्यू पॉइंट, देखते हैं अब किस तरीके से और कैसे मार्केट चलता है। बट हाँ, FIS के लिए वही बात है, 100 सुनार की और एक लोहार की। बिल्कुल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो रचित भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आती है ना, जिस दिन किसी के रिजल्ट आते हैं, 5 रिपोर्ट आती हैं, अब 2 रिपोर्ट पॉजिटिव होती हैं, 3 रिपोर्ट नेगेटिव होती हैं, अब समझना मुश्किल हो जाता है कि इसको बाय करें या सेल। तो हमने एक नीति अपनाई, हमने कहा भाई जो सबसे नीचे वाला टारगेट है जिस ब्रोकर का, वो स्टॉप लॉस मान लो फंडामेंटली, और जो सबसे ब्रोकर का ऊपर का टारगेट है उसको टारगेट मान लो, और बीच वाले जो लेवल हैं वो छोटे वाले लेवल हैं जो आप टेक्निकली देखते हो, जैसे टेक्निकल वालों के लिए, तो फंडामेंटल वालों के लिए यही रूल एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि आप कह रहे हो कि भाई IT मत खरीदो, ठीक है नहीं खरीद रहे, अब प्रदीप भाई अगर दूसरी चीज़ें खरीदवाएंगे तो वो खरीद लेंगे, हमें कौन सा IT के साथ ही पैसे कमाने हैं, दर्शकों को IT से ही थोड़ी नहीं, दर्शक जहाँ से पैसे कमाएंगे वहाँ से कमा लेंगे। नहीं तो बट ये सर मैं IT की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, सेकंड हाँ बिगेस्ट है निफ्टी में ना। अगर इंडेक्सेस को हाँ, हम ऑफ कोर्स देखें, 12% वेटेज है वो उनका, तो पेन वो पॉइंट तो सर आएगा ना। हाँ वो तो बिल्कुल वो पेन पॉइंट दिखा भी है।